नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं असलम खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने जो है प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में वेद हो गया, वेदांग हो गया, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए आदि सारे पढ़ लिए थे। तो अपन उसका ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस थोड़ा सा अपन ऐसे ही लेक्चर टाइप में उसको सुन लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, अपन ने इतिहास के जनक जो कि हेरोडोटस हैं, उनकी थोड़ा सा उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। और अपन ने वेद पढ़े थे, वेद के बाद अपन ने वेदांग पढ़े थे, और उसके बाद अपन ने पुराण पढ़े थे। तो दोस्तों, जो पुराणों के जो रचयिता हैं वह लोमहर्ष हैं या फिर उनके पुत्र उग्रसर्वा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। और एक चीज़ की डेफिनेशन और रह गई थी, वो था उपनिषद। तो दोस्तों, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठकर, यानी वह ग्रंथ जहाँ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह उपनिषद है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो जो अपना धर्म ग्रंथ है, इसमें अपन ने ब्राह्मण ग्रंथ को लगभग कवर कर लिया था, पूरा क्लियर कर लिया था। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध ग्रंथ। ठीक है भैया। तो दोस्तों, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो भैया, ब्राह्मण ग्रंथों की भांति ही जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, इनमें भी प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ, तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में दो मुख्य चीज़ें हैं, एक तो है पिटक ग्रंथ और एक है जातक। इसके दो मुख्य ग्रंथ हैं, एक है पिटक और एक है जातक। तो दोस्तों, पिटक तीन हैं। कौन कौन से? एक हो गया विनय पिटक, एक हो गया सूत्र पिटक और एक हो गया अधिगम्य पिटक। तो ये अपने हो गए। और जातक में तो जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है, और उनके जो पूर्व जन्मों का वर्णन कथाओं के रूप में है। किसके रूप में है दोस्तों? कथाओं के रूप में। और अन्य भी हैं, जैसे कि महिंद पहु, जो कि मिनांडर के आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। तो ये मिनांडर कौन है? तो ये यूनानी सम्राट हैं। कौन है दोस्तों? यूनानी सम्राट हैं। तो ये अपन ने थोड़ा सा जाना, अब अपन पढ़ते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ, तो इसका पहला ग्रंथ है दोस्तों पिटक। पिटकों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अधिगम्य पिटक। तो दोस्तों, विनय पिटक में क्या बताया गया है? तो दोस्तों, विनय पिटक में बताया गया है कि मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए, विनय पिटक में क्या है, मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश हैं। क्या है दोस्तों? मठ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश हैं। तो अब जो है कि सूत्र पिटक में क्या है, तो इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का विवरण है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का विवरण है। तो अब आप पूछेंगे अधिगम्य में क्या है? तो अधिगम्य में 7 संग्रह हैं, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक दार्शनिक रूप से विवरण है। एक दार्शनिक रूप से विवरण है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब अपन थोड़ा सा और देखते हैं। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं थोड़ा सा बौद्ध धर्म। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध।
तो दोस्तों जब इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध धर्म में एक क्या बोलते हैं, एक भ्रांति टाइप की आ गई थी। तो उस भ्रांति की वजह से ये बौद्ध धर्म है वह दो पंथों में विभक्त हो गया। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। तो दोस्तों जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है वह क्या है दोस्तों? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो दोस्तों आप बढ़िया बने रहिए हमारे साथ, और आप मेरे साथ चाहे तो नोट्स बनाते जाइए, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, एंड आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने देख लिए। अब महायान, तो महायान का अर्थ क्या है? महा, जैसे आप कहते हैं महापुरुष, तो ये महा क्या है? तो दोस्तों महा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। महा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यान का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, ये आप कह सकते हैं। तो ये हो गया जीवन के लिए श्रेष्ठ मार्ग। महायान का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब कुछ अन्य भी बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन नॉलेज अपन को होना चाहिए, तो अपन इस वजह से उनको पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी होते हैं जिनको आप नॉलेज होना चाहिए अपन को, अपन तो उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। अन्य ग्रंथ, इसमें कि एक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, तो इसमें क्या है दोस्तों? मेनांडर के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। क्या है दोस्तों? मेनांडर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। तो मेनांडर कौन है? तो यह एक यूनानी सम्राट है, यूनान की एक रियासत के सम्राट। ठीक है भैया, यहाँ तक आओ समझ में। तो ये अपना यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथ भी समाप्त होता है। छोटे छोटे ग्रंथ हैं दोस्तों। तो अपन एक छोटा सा ग्रंथ और देख लेते हैं कि इस छोटे से ग्रंथ में और क्या है। तो दोस्तों इसके बाद आता है जैन ग्रंथ व साहित्य। तो ये जैन ग्रंथ एवं साहित्य में क्या है, तो आप देखते रहिए। बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों आपको। इस टॉपिक या कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप MCQ लगाइए, गारंटी देता हूँ कि 99% चीज़ें आपसे बनेगी। बस आप देखते रहिए स्टडी पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ, तो दोस्तों जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। इस आगम में क्या है? तो महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। अब ये कौन थे? तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें व अंतिम तीर्थकर
थे। ठीक है। और जो अपना होता है, चलिए आगे देखते हैं। ये अपना हो गया आगम, और ये महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन, और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर। तो अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या इनकी स्थापना किसने की थी? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। तो ये पहले तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों। और जो जैन धर्म की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह किस ग्रंथ में मिलती है? तो जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक ग्रंथ है वह कौन सा है? कल्पसूत्र। क्या है दोस्तों? कल्पसूत्र। चलिए यहाँ तक अपन ने देख लिया। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इसके बाद जो जैन धर्म है वह दो पंथों में विभक्त हो गया। एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर या दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर। तो ये तो हो गया अपना मुख्य ग्रंथ। इसके अतिरिक्त जैन धर्म में भी जो अन्य ग्रंथ हैं तो अपन उनको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, क्योंकि पेपर तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, तो क्या मालूम क्वेश्चन कहाँ आ जाए। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत है, तो अपन बिल्कुल पूरी एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लगभग किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें है थोड़े अन्य ग्रंथ। इसमें कि सबसे पहला है भद्रबाहु चरित्र। ठीक है। सेकंड है लोक विभाग। ठीक है भैया। तो सेकंड हो गया लोक विभाग। उसके बाद हो गया कथाकोश। उसके बाद हो गया परिशिष्ट पर्व। उसके बाद हो गया पुण्य श्रव्य। तो दोस्तों ये कुछ जैन धर्म के अन्य ग्रंथ थे, तो अपन बिल्कुल पूरा एक तरफी से पढ़ेंगे। और जो जैन धर्म की दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा है या जो प्रारंभिक ग्रंथ है या जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है तो वह कल्पसूत्र से दी जाती है। तो आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम्स में आया है। तो ये अपना जैन साहित्य भी ख़त्म हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली पे। तो दोस्तों शुरू में हमने एक चार्ट बनाया था, तो हम उसी चार्ट को फिर से बनाएंगे कि देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत बस लिख देता हूँ। जिसमें कि दो हो गए। एक हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने पढ़ लिए हैं धर्म ग्रंथ, जिसमें कि हमने पढ़ लिया ब्राह्मण, बौद्ध, और उसके बाद हमने पढ़ लिया जैन। और एक और हमारा रह गया है, इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसमें हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे। एक हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ और एक हो गया विदेशी यात्रियों के
यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो अब अपन धर्मनिरपेक्ष को शुरू करने वाले। तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात ना हो या फिर धर्म के कारण पक्षपात ना हो, तो वो धर्मनिरपेक्ष। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपन ने देखा था कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। क्या है दोस्तों? कल्पना प्रधान लोक साहित्य, जीवन चरित्र एवं अन्य ग्रंथ। तो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा है कि हमारे भारत में लगभग पूरी दुनिया से इतिहासकार आए थे, तो उनके अलग अलग मत थे। उनने अपनी पुस्तकों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया है, तो अपन वो सब देखेंगे। तो उसी के आधार पर अपन धर्मनिरपेक्ष लोक साहित्य को दो भागों में बांटते हैं, एक ऐतिहासिक ग्रंथ और एक विदेशी यात्रियों के विवरण। तो अपन ऐतिहासिक ग्रंथ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले आता है, हालांकि ऐतिहासिक ग्रंथ में बहुत सारे हैं, लगभग 10-15 ठो हैं। तो अपन को वो नहीं करना, अपन को तो बस कितने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और कितने अपने क्रैश कोर्स में चाहिए, अपन उस हिसाब से करेंगे, उस हिसाब से अपन देखेंगे। लेकिन मैं आपको पूरा बता दूंगा, जिससे क्या है कि बाद में अपन को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो आप तुरंत बता दोगे। कौटिल्य, या इसका एक नाम और है चाणक्य। और इसी पर याद कर लीजिए कि कौटिल्य और चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। और ये कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इसमें किसका वर्णन था, किसका वर्णन या किसका विवरण था? तो इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन था। किसका वर्णन था दोस्तों? मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन था। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन था। ये दोस्तों नोट करते जाइए, आप नोट करते जाइए। सेकंड अपन देखते हैं हर्षचरित्र। और दोस्तों, इसमें अपन एक बात और देख लेते हैं कि इसकी यह कब लिखा था। तो यह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं हर्षचरित्र। तो यह कब लिखा था? तो यह 7वीं शताब्दी में लिखा था। किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। किसके बारे में लिखा था? तो सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। और उनके हर्षचरित्र के बारे में उल्लेख है। ठीक है, क्या दिख नहीं रहा है यहाँ पे? सॉरी, चलिए यहाँ लिख लीजिए हर्षचरित्र के बारे में उल्लेख है। तो चलिए यहाँ तक हो गया अपना। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
तो अपन ने 2 ग्रंथ बेसिकली समझ लिए हैं, एक हो गया अपना अर्थशास्त्र और एक हो गया अपना हर्षचरित्र। तो अब अपन क्या देखते हैं, तो अब अपन देखते हैं महाभाष्य कि महाभाष्य क्या था। तीसरा ग्रंथ है अपना महाभाष्य। क्या था दोस्तों, महाभाष्य। तो दोस्तों क्या था, महाभाष्य। तो महाभाष्य में क्या है, तो महाभाष्य में है, सॉरी दोस्तों लाइन चली गई है, तो लाइट आने के बाद अपन एक मिनट। तो दोस्तों लाइट जाने के कारण यह क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो आप कल इस पर देख लेना। थैंक यू।